कल्पना कीजिए, आपके देश में एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। लाखों लोग सोशल मीडिया पर उसे देख रहे हैं, लेकिन उसी प्रोटेस्ट के बारे में किसी को सिर्फ स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सिर्फ वही वीडियो देख पा रहे हैं जिनमें पुलिस छात्रों पर कार्रवाई कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और पैलेट गन चला रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर वही लोग उन वीडियो को क्यों नहीं देख पा रहे जिनमें प्रदर्शनकारी सरकार और सार्वजनिक संपत्ति पर हमला कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़े वीडियो तो लगभग हर भारतीय की प्रोफाइल पर दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर प्रदर्शन के पक्ष में और सरकार के खिलाफ एक खास नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही। सवाल है, ऐसा होता कैसे है? और अगर किसी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर ये तय कर रहा है कि कौन सी रियलिटी कितनी दिखाई देगी, तो क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है या साजिश? आज हम इसी सवाल को समझेंगे। आप देख रहे हैं द चौहान एक्सप्लेन्स। पहले इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए न्यूज़पेपर और टेलीविजन का इस्तेमाल होता था, फिर इंटरनेट आया और अब सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। टेलीविजन पर एडिटर तय करता था कि आपको क्या दिखाना है। सोशल मीडिया में एल्गोरिदम आपकी फीड को पर्सनलाइज करता है। वो लाखों पोस्ट्स में से कुछ चुनता है और वही आपके सामने आते हैं। इसलिए आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने क्या पोस्ट किया, असली सवाल है किसे कितने लोगों तक पहुंचाया गया। यहीं आता है सबसे महत्वपूर्ण शब्द, एम्प्लीफिकेशन। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति कंटेंट अपलोड कर सकता है, लेकिन हर कंटेंट वायरल नहीं होता। एल्गोरिदम तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है कि कौन सा कंटेंट रेकमेंड होगा, किसे ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी और किसे कम। मेटा और एक्स दोनों अपने रिकमेंडेशन सिस्टम्स में यूजर बिहेवियर और एंगेजमेंट जैसे सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है आप जिस कंटेंट पर रिएक्ट करते हैं वही आपकी अगली इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकता है। अब इमेजिन कीजिए कोई ऐसा वीडियो बनाता है जो बहुत इमोशनल है। उसे देखकर लोगों को गुस्सा आता है, लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, रिएक्शन वीडियोस बनते हैं, एंगेजमेंट बढ़ती है। एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है, लोग इस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं और कंटेंट और लोगों तक पहुंच सकता है। फिर और एंगेजमेंट आती है और फिर और एम्प्लीफिकेशन। ये बन जाता है एक फीडबैक लूप। कंटेंट से एंगेजमेंट से एम्प्लीफिकेशन से मोर कंटेंट, और यहीं से एक वीडियो नैरेटिव बन सकता है। अब इसे इंडिया के हाल के सीजेपी मूवमेंट से समझिए। सीजेपी ने सोशल मीडिया को सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इंस्टाग्राम उसका एक मेजर मोबिलाइजेशन टूल बन गया। रॉयटर्स के अनुसार सीजेपी का इंस्टाग्राम फॉलोइंग लगभग 22 मिलियन तक पहुंच गया था। सोचिए 2 करोड़ से ज्यादा लोग, किसी टेलीविजन चैनल की तरह। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ मैसेज सीधे लोगों की पर्सनलाइज्ड फीड्स में पहुंच सकता है और फिर वही यूजर्स उस कंटेंट को आगे एम्प्लीफाई करते हैं। अब इस पूरे एपिसोड का शायद सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट देखिए। सीजेपी लेड स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया। कुछ समय बाद वो वीडियो फेसबुक से टेम्परेरीली अनअवेलेबल हो गया। मेटा ने बाद में कहा कंटेंट वाज रिमूव्ड इन एरर, वीडियो रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन भारत सरकार ने इस एक्सप्लेनेशन को लेकर सवाल उठाए और मेटा के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया। अब ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि ये रिमूवल जानबूझकर किया गया था। मेटा ने टेक्निकल एरर कहा, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल जरूर पैदा होता है। अगर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म गलती से भी देश के प्रधानमंत्री का मैसेज टेम्परेरीली हटा सकता है, तो उस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन पावर कितनी बड़ी है। और यह सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है। आज किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल लीडर, ऑपोजिशन, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट या ऑर्डिनरी सिटीजन, सभी की विजिबिलिटी इंक्रीजिंगली प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करती है। इसलिए प्लेटफॉर्म सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं रह गया, वो गेटकीपर भी बन सकता है। और जिसके पास गेटकीपिंग पावर है, उसके पास इन्फ्लुएंस भी है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सीजेपी इंडिया में सोशल मीडिया ड्रिवन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का कोई एक्सपेरिमेंट था? इस सवाल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस में हमें एक डिस्टिंक्शन रखना होगा। सीजेपी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजिटल रीच और मोबिलाइजेशन डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन हमारे पास ऐसा वेरीफाइड एविडेंस नहीं है कि मेटा या किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने सीजेपी को इंडिया में सरकार गिराने के एक्सपेरिमेंट के रूप में बनाया था। लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे,
अगर एल्गोरिदम्स को स्ट्रैटेजिकली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है तो क्या फ्यूचर में पॉलिटिकल मूवमेंट्स को डिजिटली इंजीनियर किया जा सकता है? यही असली कंसर्न है। अब इसी पॉइंट पर चाइना का एग्जाम्पल बेहद इंटरेस्टिंग हो जाता है। चाइना ने अपने डिजिटल इकोसिस्टम को लार्जली फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग रखा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे मेजर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स चाइना में ब्लॉक्ड हैं। उनकी जगह चाइना में डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स का विशाल इकोसिस्टम विकसित हुआ। वीचैट, वेबो, डोइन, शाओहोंगशू और कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स। सवाल है क्यों? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है डिजिटल सॉवरेनिटी। अब चाइना ने ये सुनिश्चित किया कि उसके सिटीजन्स का मेजर डिजिटल इकोसिस्टम डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स के अंदर रहे। इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है? अगर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक्सटर्नल कंट्री के कंट्रोल में नहीं है तो फॉरेन प्लेटफॉर्म लेवल डिसीजंस डायरेक्टली चाइनीज सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट को उसी तरह प्रभावित नहीं कर सकते जैसे वे किसी ओपन ग्लोबल प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम जैसे भारत में कर सकते हैं। लेकिन चाइना का मॉडल सिर्फ फॉरेन इन्फ्लुएंस रोकने की कहानी नहीं है। चाइना ने इसी सिस्टम के जरिए एक्सटेंसिव सेंसरशिप एंड गवर्नमेंट कंट्रोल भी स्थापित किया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स को भी गवर्नमेंट सेंसरशिप रिक्वायरमेंट्स का पालन करना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या चाइना इतनी तेजी से इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि उसने अमेरिकन सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया? नहीं, चाइना की इकोनॉमिक राइज को सिर्फ सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन से एक्सप्लेन करना गलत होगा। इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन जैसे कई बड़े फैक्टर्स हैं। लेकिन सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस का एक अलग स्ट्रेटेजिक बेनिफिट जरूर है। चाइना अपने इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम पर ज्यादा डायरेक्ट कंट्रोल रखता है और यही पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये भारत में नहीं हो पा रहा है। चाइना ने सिर्फ फेसबुक को ब्लॉक नहीं किया, उसने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर कंट्रोल बनाया। कौन सा प्लेटफॉर्म ऑपरेट करेगा, कौन सा कंटेंट हटेगा, कौन सा अकाउंट बंद होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करेगी, एल्गोरिदम्स कैसे काम करेंगे, इन सब पर स्टेट रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है। चाइना ने एल्गोरिदमिक रिकमेंडेशन सर्विसेज के लिए बाकायदा रेगुलेटरी रूल्स बनाए हैं। यानी चाइना ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि 21st सेंचुरी में इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या इंडिया को भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स को बैन कर देना चाहिए? नहीं, सवाल बन का नहीं है। सवाल है, क्या हमें अपने डिजिटल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम पर पर्याप्त स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी चाहिए? हमें पता होना चाहिए एल्गोरिदम्स किस बेसिस पर पॉलिटिकल कंटेंट रेकमेंड करते हैं। क्या इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स उन्हें ऑडिट कर सकते हैं? क्या पॉलिटिकल कंटेंट के लिए अलग एम्प्लीफिकेशन रूल्स हैं? क्या फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को डिटेक्ट किया जा रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कोई एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म भारत के पब्लिक डिस्कोर्स पर डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस रख सकता है? फ्यूचर वॉरफेयर हमेशा मिसाइल्स और टैंक्स से नहीं होगी। कभी कभी बैटल आपकी स्क्रीन पर होगी। किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए हमेशा आर्मी भेजने की जरूरत नहीं। अगर आप उसके इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकें, अगर आप लोगों को लगातार एक पर्टिकुलर नैरेटिव दिखा सकें, अगर आप एंगर और फियर को एम्पलीफाई कर सकें और अगर उस एंगर को ग्राउंड मोबिलाइजेशन में बदल सकें, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। यही है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का नया डायमेंशन। अगली बार जब आप इंस्टाग्राम खोलें, फेसबुक खोलें, एक्स खोलें और लगातार एक ही तरह के वीडियोस आपके सामने आते जाएं, तो एक सवाल जरूर पूछिए, क्या पूरा देश यही सोच रहा है या एल्गोरिदम ने मुझे सिर्फ वही दिखाया है जो मुझे देखते रहने पर मजबूर करता है? क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा सच हो, और जो चीज दिखाई ही नहीं जाती हो सकता है वो भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस है और इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पावर बन सकता है। सीजेपी से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल तक हमने देखा कि सोशल मीडिया किस तरह मोबिलाइजेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड दे सकता है, और चाइना का मॉडल हमें ये दिखाता है कि एक देश अपने डिजिटल इकोसिस्टम को एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म से कितना अलग रख सकता है। हालांकि उसकी कीमत सेंसरशिप और इंफॉर्मेशन कंट्रोल भी हो सकती है। इसलिए भारत के सामने असली सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया बंद किया जाए या नहीं। असली सवाल है भारत अपने डिजिटल फ्यूचर को
कितना सॉवरेन, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बना सकता है। और इसी सवाल के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम समझेंगे कि एआई और एल्गोरिथम्स आपके बारे में क्या-क्या जानते हैं और क्या वे आपकी अगली चॉइस को आपसे पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए द चौहान एक्सप्लेन्स। जय हिंद, जय भारत।